नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएचयू वर्ल्ड के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें सब्जेक्ट है हम लोग का फिजिक्स और चैप्टर हम लोग का है इलेक्ट्रोस्टैट और कैपेसिटर। आपको पता ही होगा कि हम ऑलमोस्ट 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ये हमारा तीसरा वीडियो है। अगर अब तक आप लोग वो 2 वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो आप बीएचयू वर्ल्ड के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। उस पर मैंने बीएचयू प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं डिफरेंट कोर्सेज में, जैसे बीएससी मैथ, बीएससी बायोलॉजी, बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी नर्सिंग में, वहाँ के जो क्वेश्चंस है स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस वहाँ पे हम सॉल्व ऑलमोस्ट करा चुके हैं। वहाँ पर हम आपको नए नए कॉन्सेप्ट, नए नए थ्योरी वहाँ पे हम बताए हैं। पूरा एक बैकग्राउंड लेकर हर एक क्वेश्चंस का हम बताते हुए चल रहे हैं। जैसा कि आपको मैंने पहले वीडियो बता चुका हूँ, सेकेंड वीडियो में भी और थर्ड वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। ये वीडियो जो हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैट और कैपेसिटर, ये हमारा बीएचयू में आया हुआ है। और रेशियो हमारा क्या चल रहा है, 3 क्वेश्चंस का जो हमारा होता है वो बीएचयू में और 2 क्वेश्चंस हमारा जेईई मेंस का। आप सोच रहे होंगे सर इसमें जेईई मेंस और बीएचयू एक पैरेलल क्यों चल रहे हैं, तो आपको मैं बता चुका हूं। फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये हमारा क्या करता है बीएचयू कि कभी कभी कुछ जो कोर्सेज हैं मोस्टली बीएससी मैथ और बीएससी बायो में जेईई मेंस के क्वेश्चंस को डायरेक्ट उठा के यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया जाता है। तो इसलिए इस बार आपको बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम में बैठना है तो भविष्य में आपको ऐसे दिक्कत का सामना ना करना पड़े, उसके लिए हम लोग जेईई मेंस के भी क्वेश्चंस को साथ में लेकर डिस्कस कर रहे हैं। और वो बच्चे जो अभी तक इस चैप्टर को नहीं पढ़े हैं, इलेक्ट्रोस्टैट और कैपेसिटर, संधारित्र और स्थिर वैद्युतिकी चैप्टर को नहीं पढ़े हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत यूजफुल है। क्योंकि हम क्वेश्चंस को रीड आउट करने के बाद में उसके ऑप्शन पे जाने से पहले उस क्वेश्चंस के पूरे बैकग्राउंड को अच्छी तरीके से पूरा समझेंगे और तब जाके हम लोग उस ऑप्शन पे टिक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, हमारे पास कोई एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर दे रखा है। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इसका मतलब क्या है कि उसमें कंडक्टिंग नहीं होगा। कंडक्टिंग का मतलब क्या होता है कि उसमें हमारा अगर इलेक्ट्रिक करंट हमारा फ्लो होना स्टार्ट हो गया तो हम लोग कहते हैं कि चालक है, कंडक्टर है। ठीक, तो हमारा क्या कह रहा है, ए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर इज यूनिफॉर्मली चार्ज। एक इसमें और हमको डिस्ट्रीब्यूशन दिया है कि जो हमारा ये स्फीयर है वो यूनिफॉर्मली एक समान रूप से उस पर चार्ज दिया गया है। और कितने डिस्टेंस पे कुछ पूछ रहा है, स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर। और एक पॉइंट आपको और दे रखा है यहां पर कि जो हमारा स्मॉल आर है, जो यहां पर स्मॉल आर है हमारा, वो कैसा है, जो हमारा यहां पर स्मॉल आर है, स्मॉल आर ये कैसा है, लेस देन रेडियस ऑफ स्फीयर आर। ठीक, मतलब हमारा एक ऐसे है स्फीयर, उसका रेडियस हमारा कैपिटल आर, स्मॉल आर जो डिस्टेंस वो ले रहा है वो कैपिटल आर से छोटा है। इसका मतलब आप क्या जज कर रहे हो मुझे बताओ। इसका मतलब आप ये जज कर रहे हैं कि जो हमारा पॉइंट है वो इनसाइड द स्फीयर है, स्फीयर के अंदर ही है। मान लेते हैं कि स्फीयर जो हमारा यहाँ पे गिवन रहता है, गिवन है, उसका रेडियस मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर दे रखा है और पॉइंट पूछ रहा है 5 सेंटीमीटर में। तो ये सिंपल सा है, जेन्युइन है कि आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि हमारा वो पॉइंट है इनसाइड द स्फीयर है। तो ये पूछ रहा है कि आप हमको ऐसा करो सर, बता दो कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल होगा। हिंदी आपको लिखा है, हिंदी वाले अब इसको अपना पढ़ सकते हैं। कुचालक गोला है, एक समान रूप से आवेशित है और केंद्र से कैपिटल आर दूरी पर, केंद्र से यहां पर स्मॉल आर दूरी पर है। ठीक, इसको आप इंप्रूव कर लेना। ये स्मॉल आर है, कितना है, स्मॉल आर है। तो स्मॉल आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र किसके समानुपाती है, और स्मॉल आर हमारा लेस देन आर है। होता क्या है, मैंने अक्सर देखा है कि लड़कों में कंफ्यूजन रहता है कि सर स्फीयर के मैटर पे जब हमारा आता है तो कई सारे उसके फार्मूले होते हैं। कहीं सॉलिड स्फीयर लिखा है, कहीं पर होलो स्फीयर लिखा है, कहीं खोखला गोला है, कहीं ठोस गोला है। तो आज मैं आपको पूरा एकदम क्लियर कट करूंगा। आज के बाद में स्फीयर से रिलेटेड क्वेश्चंस में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। जहां पर आपसे पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, आप तुरंत बिना सोचे हुए ऑप्शन आप टिक करोगे, ये मेरी गारंटी है। बने रहिए मेरे साथ और देखते हैं आइए कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं स्फीयर क्या होता है। स्फीयर आपको खैर पता ही है कि हमारा जो स्फीयर होता है वो 3D में होता है। अच्छा, यहां पे स्फीयर की वैरायटी कितनी होती है ये भी आपको शायद पता ही होगा। एक होता है होलो, क्या होता है, होलो। और एक बात क्या, बीएचयू हमेशा आपको फंसाने की कोशिश करता है। ओके, तो आप उसमें क्या करेंगे, कभी कभी आपको होलो स्फीयर ना देके थिन सेल लिख देता है। यहां पे क्या लिख देगा, थिन सेल। ठीक, ये हो गया। और एक होता है हमारा सॉलिड, सॉलिड मतलब ये हमारा ठोस है और ये हमारा खोखला है। तो गोला 2 प्रकार के स्फीयर, देयर आर 2 टाइप ऑफ स्फीयर। नंबर फर्स्ट होलो आर थिन सेल और दूसरा हमारा हो गया ये सॉलिड।
ओके, यहां तक समझ में बात आ गई। अब इसके दो वैरायटी, एक इसमें हमारा होता है कंडक्टिंग और एक हमारा सेकंड होता है नॉन कंडक्टिंग। क्या होता है? नॉन कंडक्टिंग। तो सर इसमें भी वही वैरायटी होगी? बिल्कुल होगा, इसमें भी हमारा होगा कंडक्टिंग और इसमें एक में हमारा होगा नॉन कंडक्टिंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? अच्छा, इतने प्रकार के आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं कि सर आप हमको बताइए, एक होलो स्फीयर है वो कंडक्टिंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। एक हमारे पास नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। हमारे पास कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। या नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है तो कितना होगा। अब आप सोचो, आप कंफ्यूज रहते हो, क्यों? क्योंकि आपको कहीं अच्छी तरीके से लिखा हुआ मिला नहीं। कहीं एक फार्मूला यहाँ मिला, सब कुछ है आपको, लेकिन क्या हुआ है, कहीं एक फार्मूला इधर, कहीं एक फार्मूला उधर, कहीं एक फार्मूला इधर। तो कॉपी कलम लेके आप तैयार रहिए और मैं यहाँ पे आपको हर एक पॉइंट का क्रमशः करस्पॉन्डिंग उसके लिखवाते चल रहा हूं। फार्मूला ध्यान से देखना। एक बात और आपको लिखवा दो नोट में। नोट में क्या लिखना है आपको? कंडक्टिंग, आपको क्या लिखना है? कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, होलो स्फीयर, होलो स्फीयर और प्लस कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, प्लस कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। इन सबके लिए केवल और केवल एक फार्मूला डिफाइन होता है। मतलब जो फार्मूला हमारे कंडक्टिंग होलो स्फीयर के लिए, वही हमारे नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर के लिए और वही हमारा कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए। और इन सब का फार्मूला क्या होता है? हाँ, इसका मतलब क्या है? एग्जैक्टली इसका फार्मूला अलग होता है। अभी मैं लिखवाऊंगा, पहले इसको लिखवाता हूं। देखो, अब इसमें देयर आर टू टाइप ऑफ कंडीशन। देखो कंडीशन क्या है? एक हमारा स्फीयर है, या तो पॉइंट हमारा अंदर होगा या तो पॉइंट हमारा बाहर होगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे, अगर सरफेस पे भी हमारा पॉइंट हो जाए तो क्या करेंगे? तो उसके लिए हम अभी आपको बीच से एक बता देंगे। पहला कंडीशन सुनो, व्हेन स्मॉल r इज ग्रेटर देन r। इसका मतलब क्या है? आउटसाइड पे है हमारा पॉइंट। किस पर है? आउटसाइड पर है। तब हम लोग फार्मूला जो लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मान लेते हैं कि हमारा स्फीयर था, उस पर हम लोग क्यू चार्ज रखे हुए हैं। मान लेते हैं हम कितना चार्ज है? कैपिटल क्यू चार्ज है। ओके, अब अच्छा सुनो, एक बात बताऊं, जल्दी से सुनो। कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, इन तीनों की प्रॉपर्टी सेम जानते हो क्यों होती है? जैसे होता क्या है, जैसे हम स्फीयर रखे होते हैं, उसके सेंटर पे जैसे हम लोग चार्ज कोई देते हैं, जैसे कोई चार्ज देते हैं, वो चार्ज जैसे जूम 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 करके आ जाता है उसके सरफेस पे, इसलिए सारे का फार्मूला एक तरफ हो जाता है। बट नॉन कंडक्टिंग में ऐसा नहीं होता है। देखो खोखला के लिए तो फिक्स है भाई, खोखला गोला है, अंदर रखोगे भाग के बाहर चलाएगा, उसको डर लगेगा अंदर पूरा एकदम हॉल की तरह। यहाँ पे तो कुछ है नहीं, चलते हैं सरफेस पर। कंडक्टिंग है, स्फीयर है, इसको कंडक्ट करके लेके चलाएगा। लेकिन भैया ये नॉन कंडक्टिंग है और भरा हुआ भी, कहेगा रुको, अगर सेंटर पे आ चुके हो तो यही रहो, तुमको हम कहीं जाने नहीं देंगे। ओके, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आई? इतनी बात आपको समझ में आ गई? अच्छा, दूसरा, व्हेन लिखवा देते हैं, वैसे कोई कंडीशन नहीं है। डेट मीन्स ऑन सरफेस, ये कहाँ है हमारा? ऑन सरफेस। और तब हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपान कैपिटल R का स्क्वायर। और R हमारा क्या है? रेडियस ऑफ स्फीयर, उस गोले का क्या है? वो त्रिज्या है। उस गोले का क्या है? वो त्रिज्या है। तो आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, इस फार्मूले को भी। अच्छा, क्या आपको पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या था? अगर आप हमारे पहले वीडियो या सेकंड वीडियो को देखे होंगे तो आपको जरूर पता होगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। वहां पर मैंने एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू क्या होता है, कैसे इफेक्टिव होता है, ये मैं आपको ऑलमोस्ट बता चुका हूं। तो इसलिए मेरा सजेशन है कि अगर आपने नहीं देखा है अब तक तो उसको प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिए। तीसरा कंडीशन हमारा क्या है? तीसरा कंडीशन है व्हेन r इज लेस देन कैपिटल R। इसका मतलब है इनसाइड है, इनसाइड है। इनसाइड अगर है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यहाँ पे 0 है।
इनसाइड अगर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना है, 0 है। अब आपको आज क्लियर हो गया, कि अगर हमको 3 वैरायटी के अगर स्फीयर मिलते हैं, कंडक्टिंग होलो स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर या कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, इन सब के लिए फार्मूला होता है 3। पहला फार्मूला अगर हमारा बाहर है तो ये हमारा फार्मूला चलेगा, और अगर हमारा सरफेस पर है तो ये फार्मूला, और अंदर है तो ये फार्मूला। अब हम आपको बता देते हैं जो स्पेशल वैरायटी वाला है जो बैठा हुआ है उसका नाम क्या है, नॉन कंडक्टिंग, उसका नाम क्या है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। अच्छा, तो इसमें भी मान लेते हैं पहला कंडीशन, व्हेन आर इज ग्रेटर देन आर, डेट मीन्स आउटसाइड है, डेट मीन्स आउटसाइड में ये है, देन इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर। अरे सर ये तो सेम फार्मूला आप लिख रहे हो। हाँ, हम सेम फार्मूला लिख रहे हैं। अगर हमारा बराबर है, ऑन सरफेस पर है, अभी देखना ऐसा नहीं है कि सारे फार्मूला में सेम ही लिखूंगा, ये 2 फार्मूला में केवल आपके लिए सेम लिख रहा हूं, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब सुनो तीसरा फार्मूला, चेंजिंग कहां से आएगा, इसके तीसरे फार्मूले से, सी पॉइंट व्हेन आर इज लेस देन आर, इसका मतलब क्या हुआ, इनसाइड है, अंदर की तरफ है, देन इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू स्मॉल आर। क्या आपको चेंजिंग दिखा, क्या आपको चेंजिंग दिखा? इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये है कि जो हमारा नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, उसके लिए अगर पॉइंट आउटसाइड है या सरफेस पे है तो इसका फार्मूला उसी तरह चलता है जैसे इन बाकियों का चलता है। लेकिन अगर आर हमारा लेस देन आर है, अंदर अगर बैठा है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू स्मॉल आर। अब सुनो, इस क्वेश्चंस पे हम लोग आते हैं। सर क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस हमारा कह रहा है कि अगर हमारा कोई नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, उसने ये नहीं लिखा कि सॉलिड है कि होलो है, तो मोस्ट प्रोबेबल अगर आपको ऐसा नहीं लिखने को मिल रहा है तो आप इसको एज्यूम करेंगे कि हमारा जो दिया हुआ स्फीयर है वो हमारा सॉलिड स्फीयर है, ना कि होलो स्फीयर है। अगर लिख दिया होलो स्फीयर है तब तो बहुत अच्छी बात है, तब तो आप लिख देंगे कि ई बराबर 0 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा नॉन कंडक्टिंग क्योंकि स्फीयर लिखा था, मैंने आपको कहा सॉलिड, उसको एज्यूम करिए, तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ आर के। क्या आपको यहाँ पे ये दिख रही है बात? देखते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। ये देख लीजिए आप, आर, ये हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट है। सोचो अगर यहाँ पे लिख देता नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर, तब हमारा ऑप्शन ये सही हो जाता। क्यों? आर की पावर 0, मतलब आर से वो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि हमारा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो आज आपको ये पता चला कि एक्चुअल में स्फीयर के अगर क्वेश्चंस आएंगे तो आप उनको कैसे क्रैक करेंगे, कैसे इनकाउंटर करेंगे। शायद अब आपको भविष्य में आने वाले हर एक क्वेश्चंस में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस पर। देखो अगला क्वेश्चन तो बहुत छोटू सा है। वो कह रहा है कि हमको बता दो कि किसी मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी मेटल का कितना होगा, लेकिन हम चाहें तो इसका आंसर बता दें कि सर इसका, चलो आपको शायद रटा भी होगा, मैं मानता हूं कि आपको रटा होगा, किसी भी मेटल का इनफाइनाइट होगा। क्या आपको पता है कि किसी भी मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट क्यों होता है? क्या आपको ये बात पता थी? अगर नहीं पता है तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी मेटल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू इन्फिनिटी क्यों होती है। और आई होप कि ये आपको पूरा समझ में आएगा। और ये भी मुझे पता है कि अब तक आप लोगों को ये नहीं पता था, आप रट भले लिए थे कि चलो ठीक है ये हो गया, लेकिन आज हम समझेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं वो बच्चे जो इलेक्ट्रोस्टैट नहीं पढ़े हैं इस वीडियो को देखें, कोई भी उनको दिक्कत आने वाली नहीं है। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। अच्छा, मैं तो ऐसे बता चुका हूं भाई, इसका ऑप्शन ये सही है। अब हम लोग देखेंगे कैसे ये सही है। क्या आपको एक बात पता है, एक बात आपको पता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? उसका क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? एप्सिलॉन आर, इसको बोलते हैं के, और एप्सिलॉन आर को एक बार बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी हिंदी में कहो सापेक्ष वैद्युतशीलता।
तो हमको ये पता चल गया। हाँ सर, इतना तो हमको पता है। क्या आपको पता है एक रिलेशन होता है एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या आपने ये रिलेशन पहली बार देखा है? जो हमारे वीडियो को, पिछले वीडियो को देखा होगा उसको ये जरूर पता होगा कि ये फार्मूला कैसे, मैं वहां पे बताया हूं कि ये फार्मूला हमारा रिलेशन में होता है एप्सिलॉन आर, ये रिलेटिव परमेबिलिटी और परमिटिविटी, और एप्सिलॉन एम का होता है मीडियम की परमिटिविटी, और एप्सिलॉन नॉट ये परमिटिविटी है फ्री स्पेस की। ओके, इसीलिए मैं आपको सजेशन दे रहा हूं बार बार कि आप प्रीवियस वीडियो देख कर आइए। तो एप्सिलॉन आर ये हमको मिल गया। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट है हमारा। होता क्या है कि किसी भी मेटल के अंदर, अगर कोई हमारा मेटल है तो मेटल के अंदर क्या होता है, मेटल के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने की वजह से वहां पे फोर्स जीरो होता है, और फोर्स जीरो होने की वजह से F इज इक्वल टू 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। वहां पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जीरो हो जाती है। इसलिए अब यहां पे सोचो एप्सिलॉन आर को क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के वही पूछ रहा है, तो के बराबर एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन एम अपॉन जीरो। भाई मैंने कहा एप्सिलॉन नॉट जीरो होता है, और जीरो से किसी संख्या में जब डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा इनफाइनाइट। ऑप्शन नंबर सही। फिर से आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि सर हम कैसे मान लें कि किसी मेटल शीट के अंदर जो मेटल है तो कंडक्टर होगा ही, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो आज मैं आपको फील कराऊंगा कि किसी मेटल शीट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जीरो क्यों होता है। देखो क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं ये हमारा मेटल है कंडक्टिंग। देखो ऐसा नहीं कि मेटल शीट है तो एक केवल रेक्टेंगल ही होगा, वो कुछ भी हो सकता है। मान लेते हैं, हम सपोज कर लेते हैं कि हमारा यही है। होगा क्या कि मेटल है तो इसके पास में बहुत सारे नंबर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेगा, कोई इधर मूव कर रहा है, 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 तो कोई इधर मूव कर रहा है। इस टाइप के मूव कर रहे होंगे। ओके, बट होता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहां पर मूव तो कर रहे हैं, लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली इसको सीन किया गया तो उसमें यह पाया गया कि इनका एवरेज वेलोसिटी जीरो आ रही है। क्या आ रही है? एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल, जब तक आप उस पर कोई बैटरी से उसको कनेक्ट नहीं करते हो तब तक की बात मैं कर रहा हूं, इज इक्वल टू जीरो। एवरेज वेलोसिटी, ये क्वेश्चन से एक बार आ चुका है, एवरेज वेलोसिटी जीरो होती है, ना कि एवरेज स्पीड जीरो होती है। एवरेज वेलोसिटी आपका वेक्टर होती है, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं और अपोजिट साइन में है, एक दूसरे दे विल कैंसिल टू ईच अदर, इसलिए हमारा वेलोसिटी जीरो। बट स्पीड तो सबकी ऐड हो जाएगी क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी होती है, तो इसलिए हमारा एवरेज वेलोसिटी जीरो होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि Q इनसाइड हमारा क्या है? जीरो है। अच्छा, क्या आप गॉस थ्योरम पढ़े हैं? फ्रॉम गॉस थ्योरम या गॉस लॉज ला, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हमारा जो फाई होता है अंदर की तरफ से, फाई इनसाइड, या फाई ऐसे बोलो फाई, वो होता है Q इनसाइड अपॉन में Q इनसाइड, अंदर में जो हमारा चार्ज बैठा है वो, अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, मतलब अंदर जो चार्ज है उसका 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है फ्लक्स। चलो इतना बात हमको समझ में आ गया कि हमारा ये है। क्या आपको पता है कहीं कहीं लिखा होता है कि ये इक्वेशन लिखा होता है कि एक, इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, वेक्टर E डॉट वेक्टर डी ए इज इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये बात आपको समझ में आई? यहां पे लिखा होता है गॉस इक्वेशन, बट मैं आपको बता दूं ये गॉस इक्वेशन नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंग, जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो उस चैप्टर में आपको मिलेंगे मैक्सवेल के 4 इक्वेशन। तो मैक्सवेल साहब ने क्या किया था, मैक्सवेल सर ने इस गॉस लॉ को इंप्रूव करके ये इक्वेशन लेकर आए थे। मतलब ये हमारा मेन गॉस इक्वेशन है और ये हमारा मैक्सवेल इक्वेशन है, बट मैंने किताबों में देखा अक्सर कि लिखा होता है कि ये गॉस इक्वेशन है, बट मैं आपको बता दूं ये मैक्सवेल इक्वेशन है। खैर, तो हुआ क्या, यहां पे हमको मिला, यहां पे मिला हमको वेक्टर D डॉट वेक्टर डी ए, यहां पे जीरो है, मैं आपको बता चुका हूं Q इनसाइड जीरो है, तो जीरो अपॉन समथिंग इज इक्वल टू जीरो, तो यहां से आपको मिलेगा वेक्टर E इज इक्वल टू जीरो। इसलिए मैं आपसे बोला हूं कि किसी भी मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो होता है तो आपको पता है कि F इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू वेक्टर E, और ये भी हमारा जीरो हो गया। अब अगर हमारा फोर्स जीरो हो गया तो फोर्स क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर बराबर जीरो।
तो इस प्रकार से हमको यहां से मिला कि एप्सिलॉन नॉट की उधर लेकर जाओगे तो पूरा जीरो ही लास्ट होना है। इतनी बात आपको समझ में आ गई? इतनी बात आपको समझ में आई कि कैसे कैसे यहाँ पे फोर्स हमारा जीरो हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको समझना है, बस इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हुआ। आप यहां से अपना वेरीफाई कर सकते हो कि इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर क्या सही हो गया। ऑप्शन नंबर हमारा सही हो गया सेकंड ऑप्शन हमारा सही है, जिसका नाम है इनफाइनाइट। तो अब आपको जाके एक्चुअल में फील आया होगा कि हमारा किसी भी मेटल के अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट क्यों होता है। समझ गए? चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले देखिए बीएचयू वर्ड क्या करता है। बीएचयू वर्ड चैनल पे आपको विभिन्न जो डिफरेंट कोर्सेस हैं बीएचयू के, जैसे बीए आर्ट्स और सोशल साइंस हो गया, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी मैथ बायो और नर्सिंग, एलएलबी और बीए एलएलबी के लिए ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करता है। अगर आप इच्छुक हैं ऑनलाइन कोर्स आप परचेज करना चाहते हैं तो जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रही है आप इस पर कॉल करके भी संपर्क कर सकते हैं, जानकारी हासिल कर सकते हैं। आप इस पर डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अदरवाइज एक ऐप है जिसका नाम है शिक्षा वर्ड। आप इस ऐप को डाउनलोड करके आप वहां से हमारे ऑनलाइन कंटेंट को परचेज कर सकते हैं। ओके, चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पे आपको एक चीज दिख रहा होगा, यहां पे क्या लिखा हुआ, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। ये पूछ रहे हैं कि अगर हम लोग कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लें, किसी उसको मैग्नेटिक फील्ड में ले जाके रख दें तो वो मैक्सिमम कब होगा। अब देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क जीरो कब होता है, फोर्स हमारा नेट फोर्स जीरो कब होता है और फोर्स नेट फोर्स हमारा जीरो कब नहीं होता है, ये सब मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। अगर आपको जानना है इन सब के बारे में तो आप जाइए प्लेलिस्ट में से पुरानी वीडियो को देखिए, आपको 100% क्लियर हो जाएगा कि ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, कब कौन सा इक्विलिब्रियम में आता है, कब यूनिफॉर्म में जाता है, कब नॉन यूनिफॉर्म में होता है, क्या कैसे कब होता है, मैं आपको पूरा वहां पर बता दिया हूं। यहां पर हम एक ओवरव्यू केवल लेंगे इसका और देखेंगे कि हमारा ऑप्शन क्या सही होगा। ओके, चलो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको पता है कि ये मान लेते हैं हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर आप विस्तृत में जानना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा प्रीवियस, अगर आप शॉर्ट में जानना चाहते हैं तो फिर आपको तो यहीं रुकना पड़ेगा। अब देखिए ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल, इस पे मान लेते हैं माइनस क्यू और इस पे मान लेते हैं प्लस क्यू। इस पर मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि एक आपको इधर फोर्स लगेगा और आपको एक इधर फोर्स लगेगा और ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है और इसी कैसे जूम ऐसे करेगा, उस पर रोटेट करेगा, ऐसे गुन 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 ऐसे करेगा। एक फोर्स इस पर इधर लग रहा है, एक फोर्स इस पर इधर लग रहा है, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के और अपोजिट साइड में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो मैंने आपको बताया था कि एफ नेट हमारा जीरो हो जाएगा। लेकिन ये केवल यूनिफॉर्म का केस है, नॉन यूनिफॉर्म में ऐसा नहीं होगा। चलो देखते हैं टॉर्क क्या होता है। अब देखो ये हमारा एक एफ इसको इधर खींच रहा है और एक एफ इसको इधर, तो दोनों ऐसे ऐसे करेंगे इसको जूम, तो क्या होगा, वो घूमने का प्रयास करेगा और रोटेट करने लगेगा अपने सेंटर ऑफ मास के। ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे ऐसे जूम 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 करेगा ऐसे। ओके, इसकी लेंथ क्या होती है, 2l होती है पूरी और यहां से मान लेते हैं तो l, इसको आप मानोगे तो आपको यहां से l मिलेगा। तो एक टॉर्क ये बना रहा है, एक टॉर्क ये बना रहा है, तो टोटल टॉर्क आप क्या लिखते हो, τ1 प्लस τ2। τ1 मतलब इसके वजह से और मान लेते हैं और τ2 हमारा इसकी वजह से लग रहा है। ओके, अच्छा ये इसको कैसे घुमा रहा है, जूम क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे करके घुमा रहा है, क्लॉकवाइज मतलब ये कैसे घूम रही है, क्लॉकवाइज। ओके, अच्छा तो अब यहां पे हमारा टॉर्क क्या होगा, टॉर्क हमारा होता क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। प्रीवियस वीडियो में बताया था, आई होप कि आप उसको देख कर आए होंगे, आपको पता होगा। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो फोर्स तो मान लेते हैं कि हमारा QE होगा, क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे चार्ज पे क्या लगता है, फोर्स F इज इक्वल टू QE लगता है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं QE, लिख दिए QE इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से कहां तक का होता है, फोर्स और लाइन ऑफ एक्सिस के बीच का डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो ये हमारा फोर्स है, ये देखो ये हमारा फोर्स इधर जा रहा है, ये हमारा क्या है, अरे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इनके बीच का परपेंडिकुलर। अब सोचो ये क्या कर रही है, ऐसे यहां से थीटा एंगल बना रही है, ठीक। तो ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये हमारा L, तो इसका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप सोचो ऐसे करके इधर जा रहा है, इससे करके, तो ये बीच का डिस्टेंस, तो यहां से आप मानोगे इसको और ये आता है L साइन थीटा। तो आप इसको लिख दोगे L साइन थीटा प्लस
टाउ टू क्या कहता है, टाउ टू कहता है भैया हमारा इधर वाला है, हमारा भी कुछ काम आप करो हला भला। तो ये कहता है चलो रुको, ये क्या कर रहे हैं, थीटा एंगल बना रहे हैं, ठीक है। अगर ये थीटा एंगल है, आप सोचो ये पैरेलल लाइन तो ये भी थीटा। अब आप यहां से इमेजिन करो कि ये एल साइन थीटा इसका होगा, सुनो फोर्स इधर और जो हमारा वो लग रहा है इधर, तो इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इधर लगेगा, तो सेम थिंग यहां पे हो जाएगा क्यू ई साइन थीटा। क्यू ई यहां पे हो जाएगा हमारा क्यू ई तो लग रहा है फोर्स, और हमारा हो जाएगा एल साइन थीटा, और यहां से आपको मिलता है 2 क्यू एल साइन थीटा, और यहां से आपको मिलेगा Q इंटू 2L साइन थीटा। और मैं आपको बता चुका हूं, देखो इंटू ई, इंटू में ई, और मैं आपको बता चुका हूं प्रीवियस वीडियो में कि जो हमारा Q इंटू 2L होता है यही इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। इसका मतलब हमारा क्या हुआ, टाउ इज इक्वल टू फाइनली जो हमको मिलने वाला है वो हमारा हो गया P और E और साइन थीटा, तो P E साइन थीटा। इतनी बात आपको समझ में आई। अच्छा यहां पर भी क्लॉकवाइज था, और सुनो ये ऐसे रोटेट कर रहा है जूम, ये इधर लेकर जा रहा है, ये भी था कि क्लॉकवाइज, इसलिए क्या हुआ ये क्लॉकवाइज था, तो ऐसे जब रोटेट हुआ तब ये भी क्लॉकवाइज, इसलिए दोनों को हम लोग ऐड किए। अगर ये सोचो अगर ये ऐसे घुमा दिया होता और ये इसको इधर, ये इसको इधर घुमा रहे, इसको उधर घुमा रहे, तो वो क्या करते एक दूसरे को कैंसिल कर देते। तो यहां से हमको मिलेगा टाउ इज इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में, हमने कहा था आपसे, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। ये तो हमारा फार्मूला आया। अब हम चलते हैं कि इस फार्मूले के हेल्प से हम लोग क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें। तो ये पूछ रहा है टाउ हमारा मैक्सिमम कब होगा, तो देखो सोचो मैक्सिमम कब होगा, पी ई साइन थीटा, मैक्सिमम का कंडीशन व्हेन साइन थीटा मैक्सिमम, व्हेन साइन थीटा मैक्सिमम, और साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा हमारा 90 हो जाए या 270 हो जाए। अब देख लो तब पी ई साइन थीटा साइन 90, और उस कंडीशन में जो टाउ आएगा हमारा क्या हो जाएगा, पी ई केवल बचेगा। ओके अच्छा, अब सेकंड क्या होगा हमारा, सेकंड होगा जब मिनिमम कब होगा, व्हेन साइन थीटा, ये मैक्सिमम का केस है, साइन थीटा मिनिमम, देन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री ले लो या आप 180 डिग्री ले लो, उस कंडीशन में आपका क्या आ जाएगा, टाउ 0 आ जाएगा, उस कंडीशन में टाउ 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, ट्रांसलेशन, इसका मतलब क्या है, वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी आ जाएगा, और ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में था ही। ये ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या होता है मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो ये हो गया हमारा यहाँ की स्टोरी की, थीटा हमारा 0 और टाउ हमारा 0, और यहाँ से हमारा टाउ इज इक्वल टू क्या हो गया, P इंटू ई। ओके तो चलिए देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही निकला। हमने आपसे क्या कहा कि इसका बलाघूर्ण का मान, किसी भी वैद्युत क्षेत्र में रखे हुए इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होते हैं उसका मान अधिकतम मैक्सिमम कब होता है, जब उनके बीच का एंगल कितना हो, जब उनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो, जब उनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो। आपको समझ में आ गई, 45 डिग्री तो ऐसे भी नहीं होगा, और ये जो दोनों कंडीशन है वो मिनिमम के लिए है, ठीक। और जब तो क्या सर मिनिमम पूछेगा तो दोनों दे देगा, नहीं, तब आपको एक ही ऑप्शन देगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में अब आ गया होगा कि इसके इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग को कैसे अटेम्प्ट करने हैं एग्जाम में। अच्छा चलिए अब हम लोग चलते हैं, देखिए ये हमारा बीएचयू का पूरा क्वेश्चन था जो बीएचयू के प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। अब हम लोग चलते हैं अपने जेईई मेंस के क्वेश्चंस पर। तो जेईई मेंस का ये रहा हमारा जेईई मेंस का पहला क्वेश्चन। अच्छा इसमें शायद ये भी शायद बीएचयू का ही है, हाँ ठीक है ये भी बीएचयू का ही है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे जेईई मेंस का। इसको देख लेते हैं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, और मैं आपको प्रीवियस वीडियो में यहां पर इसी टाइप का सेम बताया था क्वेश्चन, बस यहां पे क्या था, यहां पे भी ऐड था, यहां पर भी ऐड था। अब यहां पे क्या हुआ, इसको रिमूव कर दिए गए हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जिसने हमारा पहला वीडियो देखा है वो लड़का सक्षम है इसको सॉल्व करने में, और जिन्होंने नहीं देखा है वो यहां से देखकर तब समझ सकते हैं। यहां पर चलिए देखते हैं कि अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, ऐसा करो कि इस पॉइंट को आप कैप्चर करो, इस पॉइंट को आप कैप्चर कर लो। जैसे ही आप इस पॉइंट को कैप्चर करोगे आपको मिलेगा पॉइंट में 1, और यहां से मिलेगा जंक्शन पॉइंट पकड़ लो 2। इतनी बात आपको समझ में आ गई, बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। चलो अब हम लोग कहते, अब हमने क्या कहा था आपसे, अब आप सर्किट ड्रा करो अपना वाला सर्किट। इस सर्किट से कुछ होने जाने वाला नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप का सर्किट दे रखा है। चलो अब हम लोग करते हैं P पॉइंट यहाँ पे रखते हैं, क्योंकि P और Q के बीच में हमको निकालना है, और 1 हम लोग अपना नहीं 2 रख देते हैं इधर, 1 रख देते हैं इधर, और इधर रख देते हैं हम लोग Q। बात समझ में आई। चलो इसको हम लोग
करते हैं नेक्स्ट पेज पर सॉल्व। देखो यहां पे हम लोग रखते हैं P, यहां पे हम लोग रखते हैं Q, बहुत दूर हो गया, थोड़ा सा नजदीक Q, और यहां पे हम लोग 2 और यहां पे रख देते हैं 1। अब आप देखो, अब आप इस स्लाइड पर देखो, P और 2 के बीच में केवल एक कनेक्टिंग वायर है, बाकी कुछ नहीं है, और P और 1 के बीच में एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है। तो बस यही ड्रा कर दो इसमें, ये ऐसे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है और ये ऐसे ऐसे करके यहां पर आया हुआ है। और देखो यहां पर क्या है, 1 और 2 के बीच में एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, चलिए जोड़ देते हैं 1 और 2 के बीच में भी। उसके बाद में क्या दे रखा है, 2 और Q के बीच में एक हमारा कैपेसिटर है और 1 और Q के बीच में केवल कनेक्टिंग वायर है। तो यहां से केवल कनेक्टिंग वायर है और यहां से हमारा एक जुड़ा हुआ है, और ये भी C है, ये भी C है और ये भी C है। अब सुनो, अब आपको कुछ लिखा, देखो व्हाइट स्टोन मत बनाना इसमें कि व्हाइट स्टोन मिल गया, ये कुछ नहीं है, ये ऐसे नहीं। व्हाइट स्टोन तो तब मिलेगा जब इसमें भी आपको लगा हो, इसमें कैपेसिटर, इसमें कैपेसिटर, इसमें कैपेसिटर, इसमें कैपेसिटर, तब बीच में नहीं जाएगा, आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। तो इसमें क्या होगा, अब इसका दूसरा नंबर का सर्किट ड्रा करो। फिर से आप पॉइंट P को यहां रखो, पॉइंट Q को यहां रखो, थोड़ा सा नीचे करते हैं, पॉइंट P वहां यहां और पॉइंट Q मेरा यहां पे रख देते हैं। समझ गए आप। उसके बाद आप सोचो कि P और 2 के बीच में तो केवल कनेक्टिंग वायर है, तो इस 2 पॉइंट को अगर आप खींच के बहुत नजदीक लेके चले जाओ P के, तो भी कोई बहुत दिक्कत नहीं है, बट इसको तो कर नहीं पाओगे। P और ऐसा सुनो, और इस 1 को खींच कर Q के पास अगर लेकर चले जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब P, ये हमारा Q यहाँ पे चला गया, 1 चला गया Q के पास, तो ये हमारा ऐसे डायरेक्ट ऐड हो गया यहाँ से। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, मान लेते हैं ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। चलो ये हो गया हमारा Q पॉइंट पे हमारा ऐड है। मान लेते हैं हमारा ये 1 पॉइंट इधर चला गया, कोई मतलब नहीं, कनेक्टिंग वायर काट के हटा दिए, यहां से हम लोग मिल गए हमको यहाँ। अच्छा अब आप सुनो, 2 को इधर लेकर आ रहे हो, 1 को उधर लेकर जा रहे हो। अच्छा पहले ऐसे सुनो, जब 2 हमारा इधर आया तो 2 इधर चला आएगा, तो P और Q के बीच में फिर से एक कैपेसिटर जुड़ गया। इतनी बात समझ गए। उसके बाद में क्या हुआ, 2 इधर आया, 1 इधर जा रहा है। सोचो ऐसे एकदम ऐसे फिर से एक्सपेंड हो गया, तो यहां से मिलेगा आपको। क्या आपको ये खूबसूरत सर्किट दिखा? क्या आपको ये खूबसूरत सर्किट दिखा? अब आप सक्षम हो गए हो इसको लगाने में। क्या होता है, पैरेलल जब होता है तो C जो हमारा नेट आता है C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस एंड सो ऑन, तो यहाँ पे हमारा C नेट कितना हो जाएगा, C प्लस C, और C नेट आपको मिला 3C। क्या आपको ये बात समझ में आई? तो यहाँ पे हमारा जो CN आया है, मतलब C नेट है हमारा, वो 3C आया। तो देखते हैं दोस्तों कि इसमें से हमारा कौन सा सही है। इसमें इसका ऑप्शन नहीं दे रखा है क्या, देखते हैं, आगे तो नहीं है इसका ऑप्शन। इसका ऑप्शन, चलो ठीक है, इसका ऑप्शन हम खुद बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका ऑप्शन ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। पहला ऑप्शन मेरा क्या है, C/3 रखते हैं, ठीक, C/3 रखते हैं इसमें। पहला ऑप्शन हमारा क्या है, C/3 है। दूसरा ऑप्शन क्या है, 3/C है, और फोर्थ ऑप्शन आपको दिया रहेगा 3C है, और चौथा आपको ऑप्शन दे दिया 5C है। तो आपको क्या लगाना है, 3C लगाना है। आपको आंसर से मतलब था, हमको मिल गया 3C। आगे चलें, चलिए हम लोग चलते हैं अब आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। और ये रहा आपके सामने जेईई मेंस का पहला क्वेश्चंस जो आ चुका है 2019 जेईई मेन में 10 अप्रैल शिफ्ट सेकंड में। चलिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चंस कितना लंबा चौड़ा है, लेकिन बताएंगे भी, एकदम इजी को ही समझ जाओगे। इन फ्री स्पेस ए पार्टिकल ए ऑफ चार्ज 1 माइक्रोकूलम इज हेल्ड फिक्स्ड एट अ पॉइंट P। इसमें हमको कुछ ऐसा, जब हमने पढ़ा तो एहसास हो रहा है कि 1 माइक्रोकूलम का कोई एक चार्ज है जो किसी एक ए पॉइंट पे फिक्स है, उसका नाम ए है और P पॉइंट पर फिक्स है। अनदर पार्टिकल B, एक पार्टिकल हम लोग B लिए हैं जिसका सेम चार्ज है, मतलब 1 माइक्रोकूलम का भी चार्ज है उसके पास, और उसके पास मास कितना है, 4 माइक्रोग्राम। इसको आप 4 माइक्रो किलोग्राम कर लीजिएगा, आप इसको क्या करिएगा, 4 माइक्रो किलोग्राम। इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 mm फ्रॉम P, B इज रिलीज्ड देन इट्स वेलोसिटी। अब मैं थोड़ा सा ड्रा करता हूं इसका स्ट्रक्चर, तब मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं। ये रहा हमारा पार्टिकल A और ये रहा हमारा पार्टिकल P, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 mm है। अच्छा, और उसके बाद में ये पॉइंट हमारा P है, इस पॉइंट P पे ये फिक्स है। उसके बाद क्या दे रखा है, 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है, और भैया बोला है कि 1 माइक्रोकूलम का इसके पास भी चार्ज है, सेम चार्ज यहाँ पे लिखा हुआ है।
इसके पास में m कितना है, मैंने आपसे कहा कि इसको कर लो 4 माइक्रो किलोग्राम, ठीक। अच्छा, और कुछ दे रखा है यहाँ पे 1 mm फॉर, अब कह रहा है कि अगर बी को हम लोग रिलीज कर दें, ऐसे देखो इसको पकड़ के बैठे हैं, इसको छोड़ दिए, चलो भैया अब तुम अपना घूम हटा लो, तब क्या होगा कि अगर उसको हम लोग 9 mm तक लेकर चले जाएं, 9 mm तक, 9 mm 9 मिलीमीटर तक दूर कर दें इस पार्टिकल ए से, तो इसमें क्या होगा, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो देखते हैं इसकी वेलोसिटी। अच्छा एक बात और सुन लो, यहाँ से होगा क्या कि जैसे ही आप इसको रिलीज करोगे, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये कहेगा हटो दूर चलो, क्यों, आपको पता है लाइक नेचर के चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं, तो ये हटो हटो दूर जाओ। होता क्या है, अब इसके सबसे पहले देखो, अब आप दिमाग लगाओ कि कैसे वेलोसिटी निकलेगी। अगर यहाँ पे कुछ ऐसी बात हो रही है तो एनर्जी होगी, अगर एनर्जी है तो हमको काइनेटिक एनर्जी अगर किसी तरह से मिल जाती तो हाफ mv² फार्मूला लगाते, वहां से हमको b² इज इक्वल रिसीव हो जाता। इसका मतलब है कि हमको कुछ इसमें एनर्जी का गेम बजाना है। सबसे पहले देखो, जब ये हमारा सिस्टम यहाँ पे था, फिर ये 9 mm जब दूर चला गया, तो इसके पोटेंशियल एनर्जी में सिस्टम में कुछ चेंजिंग होगा, और वो चेंजिंग बराबर होगा इसके काइनेटिक एनर्जी के। ये यहाँ से मूव किया, 9 mm तक गया, और अभी इसका कुछ है, और जब 9 mm गया, फिर इसका इस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कुछ होगा, उसको हम लोग जो उसका गैप होगा, जो उसका डिफरेंस होगा, वो हमारा बराबर होगा किसके, वो हमारा बराबर होगा काइनेटिक एनर्जी के। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कि UN कितना होगा। UN कितना होता है, देखो K Q1 Q2 अपॉन में R, ओके नहीं, इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन में R। अब देखो, जब आपने U1 निकाला तो 9 × 10 के पावर में 9 आपको K की वैल्यू पता है, और 1 माइक्रो कूलम है तो 10 के पावर माइनस में 6 कूलम, और फिर से 10 के पावर माइनस में 6 कूलम, और सबसे पहले कितना था, 1 mm पे था, उसको आप लोग चेंज कर दोगे 10 के पावर माइनस में 3। तो देखो आपको क्या मिला यहाँ से आपको मिलेगा 9 जूल, देख लो मिलेगा कि नहीं। अरे देखो 9 है, -3 ऊपर जाएगा, -9 बनाएगा, 10 के पावर माइनस में 3, 10 के पावर माइनस में 3 ऊपर जाएगा प्लस में 3, तो माइनस में 3 और माइनस में 3 प्लस में 3, 9 जूल। अब U2 निकाल लेते हैं भैया, U2 कितना होगा, फिर से वही फार्मूला K Q1 Q2 अपॉन में R, फिर हमको मिला 9 इंटू में 10 के पावर 9, और Q1 Q2 10 के पावर माइनस में 6, 10 के पावर माइनस में 6। अब की हमारा चला गया है 9 mm दूर है, तो 9 इंटू 10 टू पावर माइनस में 3, अब आपको मिलेगा यहाँ से 1 जूल। अरे देखो यार, 9 से कटा, और 9 6, ये तो पूरा ऊपर जाएगा, कट कर देगा, आप लोग सॉल्व करिएगा, आप लोग को मिलेगा सही। तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी वो इक्वल होगा काइनेटिक एनर्जी के, बी पार्टिकल जो चल रहा है उसके काइनेटिक एनर्जी के। तो यहां से हमको मिला U2 माइनस में UN इक्वल है हाफ mv² भाई हाफ mv² होता है, हमने b इसलिए लिखा क्योंकि हमारा ये b पार्टिकल का यहाँ पर हो रहा है। तो U2 माइनस U1 माइनस U2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, U1 माइनस U2। ऐसा हमने क्यों किया, अब देखो भाई, जैसे हमारा R पे देखो ये सब फिक्स है, ये सब फिक्स है, तो क्या होगा, U हमारा डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ स्मॉल r के, तो पहले कुछ कम पे था तो ज्यादा होगा, अब ज्यादा दूर चला गया तो अब कम हो गया, तो U1 माइनस U2 कर दिए। यहाँ से हमको मिला 9 - 1 1/2 और 4 इंटू 10 के पावर माइनस में 6 और इंटू में v का स्क्वायर, ये माइक्रो में था मैंने चेंज कर दिया, तो यहाँ से हमको मिला 9 - 1 8, इधर चला जाएगा तो 16 और इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10 टू पावर माइनस में 6 इंटू वी का स्क्वायर। यहाँ से हमको मिलेगा वी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 से 4 कैंसिल, आपको डायरेक्ट मिलेगा 4 से 16 कैंसिल और 10 के पावर में प्लस में 6, और जब आप इसका रूट निकाल लोगे तो आपको वी मिलेगा 2 इंटू 10 के पावर माइनस में 3 सॉरी प्लस में 3 मीटर पर सेकंड। बताइए कितना इजी क्वेश्चन था, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन लिखा था। तो हम लोग देखते हैं कि हमारा ऑप्शन क्या सही है, ऑप्शन नंबर हमारा सही है, ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही है, ऑप्शन नंबर हमारा 2 है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन सही हुआ डी 2.0 न्यूटन के पावर 3 मीटर पर सेकंड। आगे चले, आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और ये भी जेईई मेंस में आ चुका है 2019 में 9 जनवरी शिफ्ट फर्स्ट में। ये कह रहा है कि हमारे पास 3 चार्ज हैं, प्लस कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू और फिर कैपिटल क्यू, और कैसे रखे हुए हैं, x बराबर 0 फिर d/2 और d मतलब एक ओरिजिन पर है, फिर एक ओरिजिन से d/2 दूरी पर है और एक d दूरी पर है। तो उसके बाद क्या कह रहा है कि x एक्सिस पर सब है,
नेट फोर्स अगर हमारा जो कैपिटल क्यू है ये नेट फोर्स एक्सपीरियंस करता है 0, तो आप हमको सर ये बता दो कि स्मॉल क्यू छोटा वाला जो छोटू बैठा है अंदर उसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस, मजेदार क्वेश्चंस। अभी आपको फील आएगा इस क्वेश्चन का एक्चुअल में फील क्या है। प्रिंसिपल आप सुपर पोजिशन लगने वाला है यहाँ पर, ध्यान से। ऐसे एक्स एक्सिस, यहाँ पे हमारा x बराबर 0, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या रखा है, यहाँ पे हम लोगों ने रखा है Q0, सॉरी यहाँ पे हमने रखा प्लस Q, एक हमने रखा है स्मॉल Q, और यहाँ पे हमने रखा फिर से कैपिटल Q। इसका डिस्टेंस है d/2, यहाँ पे रखा है। और देखो सिंपल चीज को भी कितना घुमा के लिखा है, अगर आप लोग पकड़ पा रहे हैं मेरी बात को तो ना। अच्छा ये d/2 हो गया, ये d हो गया। मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि अगर ढेर सारे चार्ज हमको गिवन है और पूछ रहा है, और ये पूछ रहा है भैया इस पे फोर्स कितना होगा, तो इनका फोर्स उठा के जोड़ दो, बीजगणितीय योग कर दो, अलजेब्रिक सम कर दो। अच्छा तो हम लोग क्या करेंगे, एफ नेट ऑन कैपिटल Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 प्लस में F2। सर F1 F2 क्या है, सर F1 F2 क्या है। अच्छा हम लोग अब करते हैं इसको नेक्स्ट पेज पे, जिससे हम लोगों को फिर यहाँ से लौट के नहीं आना पड़ेगा। हमको मिला क्या, F नेट हम लोग निकाल रहे हैं किस पर, Q कैपिटल Q पर। तो हमको मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से देखो, यहाँ से क्या होगा कि ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, रिपल करेगा, जो भी इसका कहानी हो, सब प्लस में ही तो रिपल ही करेंगे। नहीं ऐसा नहीं कर सकते हो कि सर इस क्यू की नहीं प्लस हो रखा है, तो क्या करेंगे, लेकिन फोर्स इस पे लगाएंगे, तो एक दूसरे का फोर्स, इनके बीच का डिस्टेंस d/2 और इनके पे क्या है d है, इन पे क्या है d है। तो यहाँ पे हम लोग क्या रख देंगे, कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन में d/2 का स्क्वायर, और प्लस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्मॉल q, फिर से आएगा भाई वही, क्योंकि q है फिर स्मॉल q है, उसके बाद d का स्क्वायर। एक चीज दे रखा है, ये 0 हो गया है, ये क्या हो गया है, 0 हो गया है, और 0 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, d²/4, 4 ऊपर चला गया, तो 4 कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन में d², और प्लस में कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन में d²। अच्छा अब सुनो, ये 0 है तो पूरा कैपिटल 4 कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन d², प्लस में 4 कैपिटल Q, यहाँ पे 4 नहीं है, यहाँ पे केवल है कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन में d² बराबर 0। d² के उधर भेज दो, कोई काम नहीं है, फालतू आके बैठा है। 4q बराबर हो जाएगा माइनस में कैपिटल Q स्मॉल q, कैपिटल Q से कैपिटल Q, एक मिनट, यहाँ से हमारा Q²। अच्छा एक मिनट, यहाँ से देखना आप लोग, ये जो हमारा है इसके बीच में जो फोर्स लगेगा यहाँ पे कैपिटल Q होगा, यहाँ पे जो हम लोगों ने इसको रखा है d², ये भी कैपिटल Q होगा। तो इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा आप चेंज करिएगा, यहाँ से स्लाइटली Q² अपॉन d² आएगा। यहाँ से ये, यहाँ से क्या हो गया, कैपिटल Q का स्क्वायर और अपॉन में d² इज इक्वल टू 0, क्योंकि कैपिटल Q था। तो यहाँ से हमको मिला 4 कैपिटल Q स्मॉल q इज इक्वल टू माइनस में कैपिटल Q का स्क्वायर, और यहाँ से ये कैंसिल हुआ, यहाँ से ये कैंसिल हुआ, और Q की वैल्यू आपको मिला Q इज इक्वल टू माइनस में Q/4। अब देखते हैं कि कहाँ है हमारा ऑप्शन सही, माइनस में Q/4, माइनस में Q/4, माइनस में Q/4, ये हमारा रहा माइनस में Q/4। क्या आपको हमारा आज का सेशन पूरा पसंद आया, आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आया। ठीक, हमने क्या किया, हर एक क्वेश्चंस के एकदम 0 से लेकर हाई लेवल तक का जितना भी हो सकता है कंटेंट मैंने आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हो, तो आप हमको अपने कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको कितना समझ में आया। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।